स्टूडेंट्स, आई एम बी एल चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा, आज आपका स्वागत है लेक्चर 25 में। और बेटा प्रीवियस लेक्चर 24 में अपन कवकों का एक वर्ग फाइकोमाइसीटीज का अध्ययन कर चुके हैं। क्लास फाइकोमाइसीटीज के अपन ने 4 सब क्लास बताई थी, लेकिन 2 मुख्य सब क्लास वहाँ पर ooमाइसीटीज और जाइगोमाइसीटीज। तो उनका हैबिटेट क्या है, उनका माइसीलियम का स्ट्रक्चर क्या है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन मेथड क्या है, एग्जाम्पल्स और इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो सारा अपन स्टडी कर चुके हैं। आज अपन हायर फंजाई उच्च कवकों में जो नेक्स्ट वर्ग लेते हैं बेटा, तो वो है क्लास एस्कोमाइसीटीज, वर्ग एस्कोमाइसीटीज, क्लास एस्कोमाइसीटीज। और बेटा प्यार से अपन इन एस्कोमाइसीटीज को अपन कहते हैं द सैक फंजाई, सैक फंजाई। तो प्यार से इनको सैक फंजाई बोला जाता है। आगे अपन सिद्ध करेंगे थैली कवक, थैली कवक, क्योंकि इसमें आगे जो बेटा एस्कोस्पोर बनेंगे वो एंडोजिनसली होंगी उत्पत्ति में, अंतर्जात होंगी उत्पत्ति में, और एस्कोगोनियम के अंदर और फिर फ्लनकाय उनको घेर के रखेगी। तो इसका मतलब द सैक फंजाई, थैली कवक। क्लियर बेटा? इन कवकों को अपन प्यार से कुछ एक दो नाम और लेते हैं। इनको अपन बेटा मोरिल्स, जो डिलीशियस खाने योग्य होती है, मोरिल्स, बफल, मोरिल, बफल्स या टफल्स, टफल्स के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। यस बेटा, मोरिल्स, बफल्स और टफल्स। क्लियर बेटा? अब मैं आपको इस वर्ग के सदस्यों की नेचर की बात कर रहा हूं। नेचर यानी इनकी प्रकृति क्या है, इनका प्रारूप क्या है। क्लियर बेटा? तो देखो बेटा जी, इस वर्ग के जो सदस्य होते हैं, वैसे आप जानते हो कि आप एक मल्टी सेलुलर किंगडम पढ़ रहे हो अकॉर्डिंग 5 किंगडम, तो ऑलमोस्ट सारे फंजाई मल्टी सेलुलर यूकेरियोट होते हैं। इस वर्ग के सदस्य भी मोस्टली मेंबर, इस वर्ग के भी ज़्यादातर जो सदस्य होते हैं, है ना, अपन बात पड़ा कि इस वर्ग के अधिकांश सदस्य मल्टी सेलुलर होते हैं। इस वर्ग के अधिकांश सदस्य भी क्या होते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय फिलामेंटस तंतु में। तो मल्टी सेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। यस, मोस्टली मेंबर। क्लियर? अपन कहें कि मोस्टली मेंबर ऑफ दिस क्लास। क्लियर बेटा? तो ये मोस्टली मेंबर मल्टी सेलुलर फिलामेंटस हैं। यस, बट रेयरली, यानी बहुत कम संख्या में, रेयर केस में, रेयरली यूनिसेलुलर फॉर्म भी प्रेजेंट है इसमें, एकोश की रूप भी प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर फॉर्म भी। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट, ईस्ट जो लगभग 900 वंशों का एक समूह है, ईस्ट। यस बेटा? और ये यूनिसेलुलर नॉन माइसीलियल, माइसीलियम रहित, नॉन माइसीलियल, यस बेटा, माइसीलियम रहित, कवकजाल रहित ये फंजाई है ईस्ट, जिसको फर्मेंटेशन फंजाई, यस बेटा, या शुगर फंजाई भी कहते हैं। फर्मेंटेशन फंजाई या शुगर फंजाई भी कहते हैं इसको। यस बेटा, क्योंकि आगे अपन पढ़ेंगे कि ये एल्कोहल उद्योग और ब्रेड उद्योग का जनक है, बीवर्स इंडस्ट्री, है ना, जो एल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं उनके लिए, क्योंकि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बहुत काम में आएगा, सैक्रोमाइसेज। यस बेटा? तो ईस्ट नॉन माइसीलियल है, फर्मेंटेशन फंजाई, शुगर फंजाई, और यूनिसेलुलर फॉर्म है, यूनिसेलुलर फॉर्म। तो ईस्ट बेटा कभी पूछा जाए आपसे कि भी अकॉर्डिंग 5 किंगडम, 5 जगत वर्गीकरण तो ये कहता है कि भी जो भी एकोश की यूकेरियोटिक रूप हो उसको आप प्रोटिस्टा में रखो। और अपने ऑलमोस्ट अगर अपन बात करें अकॉर्डिंग 5 किंगडम, तो क्लेमाडोनास और क्लोरेला जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं वो कहाँ? प्रोटिस्टा में अब रखे गए हैं। मतलब क्वेश्चन आ भी चुका है नीट के अंदर। लेकिन कभी पूछा जाए कि ईस्ट एकोश के यूकेरियोटिक कवक है, ईस्ट एकोश के यूकेरियोटिक कवक है, 5 जगत अवधारणा के अनुसार रखा जाएगा, और ऑप्शन के अंदर प्रोटिस्टा है भी, तो आपको टिक फंजाई करना है। टिक क्या करना है बेटा? फंजाई। क्लियर? क्योंकि इसके रिप्रोडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग ये कमी भी थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, इसको वर्ग एस्कोमाइसीटीज में ही रखा गया। अब देखो बेटा जी, बात करते हैं कि वर्ग एस्कोमाइसीटीज के सदस्यों का हैबिटेट, आवास क्या है।
है ना बेटा। तो वर्ग एस्कोमाइसीटीज वर्ग के सदस्यों का हैबिटेट आवास क्या है। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि जो मेंबर ऑफ एस्कोमाइसीटीज है यानी एस्कोमाइसीटीज वर्ग के सदस्य, एस्कोमाइसीटीज वर्ग के सदस्य मर्तोपजीवी, मर्तोपजीवी, सैप्रोट्रोप्स या सैप्रोफाइटिक मर्तोपजीवी, डिकम्पोजर, अपघटक, डिकम्पोजर अपघटक, यस, और डैम्प सोयल यानी नम मिट्टी में डैम सोयल है, डैम सोयल नम मिट्टी, या डिकेइंग वुड कुछ अपघटित लकड़ी, यस। तो एस्कोमाइसीटीज वर्ग के सदस्य मर्तोपजीव, सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर अपघटक और डैम सोयल डिकेइंग वुड पर पाए जाते हैं। यस बेटा। इस वर्ग के कुछ मेंबर पैरासाइटिक भी होते हैं। कुछ मेंबर क्या होते हैं बेटा, पैरासाइटिक भी होते हैं। तो कुछ सदस्य पैरासिटिक भी होते हैं, परजीवी होते हैं। यस बेटा, होस्ट में सरवाइव करते हैं। मोस्टली सैप्रोफाइटिक होते हैं, कुछ सदस्य पैरासाइटिक भी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं बेटा, इस वर्ग के कुछ सदस्य गोबर पर उगते हैं, गोबर पर उगते हैं, गोबर है ना, जो पशुओं का गोबर होता है ना, गोबर पर उगते हैं, यानी ग्रो ऑन डंग। अब गोबर पर उगने वाले कवकों को, उस समूह को अपन एक वर्ड देते हैं कोप्रोफिलस। क्या वर्ड देते हैं बेटा, कोप्रोफिलस, है ना। ऐसे फंजाई जो गोबर पर उगते हैं उनको अपन एक टर्म देते हैं कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस। यस बेटा। तो देखो इस कोप्रोफिलस कैटेगरी में, अगर मैं आपसे कहूं कि कोप्रोफिलस कैटेगरी में कभी भी आ जाए कि गोबर पर उगने वाले सबसे प्रमुख कवक बताएं, तो कोप्रोफिलस कैटेगरी में अपन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, एस्कोमाइसीटीज को। फर्स्ट प्रायोरिटी एस्कोमाइसीटीज को देंगे। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं होने पर आप सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे बेटा जी, फाइकोमाइसीटीज को। आप सेकंड प्रायोरिटी देंगे फाइकोमाइसीटीज को, क्योंकि म्यूकर की कुछ स्पीसीज गोबर पे ग्रो करती है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर आप किसको दोगे, एस्कोमाइसीटीज को। तो कोप्रोफिलस नेचर ही हो गई। यस। तो कुछ सदस्य गोबर पर उगते हैं, ग्रो ऑन डंग, जिनको आप कहते हो कोप्रोफिलस। और कोप्रोफिलस के लिए आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, एस्कोमाइसीटीज। और सेकंड प्रायोरिटी आप यहाँ पर किसको दोगे बेटा, फाइकोमाइसीटीज। और अपने कह दिया कि इसके कुछ सदस्य परजीवी रूप में भी होते हैं, लेकिन परजीवी बहुत कम होते हैं इस वर्ग के अंदर। क्लियर बेटा। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो बेटा, ये जो वर्ग है एस्कोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज की जो अगर अपन आगे बात करेंगे इसके माइसीलियम की, जो फंगल हाइपल सेल वॉल है, यानी इसके कवक तंतुओं की सेल वॉल, फंगल हाइपल सेल वॉल, यानी कवक तंतु में जो कोशिकाएं हैं उसकी जो सेल वॉल होती है। तो आप जानते हो कवकों में केवल ओमाइसीटीज जो छोटे ग्रुप किसकी होती है, काइटिन की। काइटिन जिसके लिए अपन यूज कर सकते हैं फंगल सेलुलोज, फंगल सेलुलोज। क्लियर बेटा। अब देखो अपन नेक्स्ट इस वर्ग के अंदर अपन देखते हैं कि भाई माइसीलियम की आकार की क्या है, कैसे इसका माइसीलियम है, कवक तंतु माइसीलियम के आकार की क्या है। फिर अपन बात करेंगे बेटा इसमें जनन के तरीके क्या हैं। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि किस वे पे इसका जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस या जो एग्जांपल्स हैं उनकी अपन बात करेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, कवक जाल की आकार की, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, कवक जाल के आकार की। और आप भी जानते हो बेटा कवकों के वर्गीकरण का जो सबसे प्रमुख आधार है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। तो बेटा देखो इस वर्ग के सदस्यों में जो कवक जाल में कवक तंतु होते हैं, इस वर्ग के सदस्यों में जो बेटा फंगल हाइपी होते हैं, कवक तंतु होते हैं, फंगल हाइपी, कवक तंतु। तो बेटा जो कवक तंतु होते हैं जनरली इस सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट और ब्रांच्ड।
यानी बेटा पटयुक्त, पटयुक्त शाखित, पटयुक्त और शाखित हो सकते हैं, अशाखित भी अशाखित भी। तो सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं सामान्यतः पटयुक्त और शाखित। अब बेटा जो सेप्टेट सेप्टा है वो कैसे होते हैं? सिंपल सेप्टा होते हैं, सरल पट होते हैं, सिंपल सेप्टा, क्लियर, और सिंपल सेप्टा होते हैं, क्लियर। और इस फंगल आईपी की जो सेल्स होती हैं वो यूनिन्यूक्लिएट, सिंपल सेप्टेट और यूनिन्यूक्लिएट, यानी सरल पटयुक्त, सरल पटयुक्त एक केंद्र की, सरल पटयुक्त एक केंद्र की। यस बेटा। तो जनरली देखो अपन यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर जो देते हैं, तो बेटा जी आप ध्यान दें कि जो यहाँ के माइसीलियम है उसकी स्ट्रक्चर, तो अपन स्ट्रक्चर देते हैं तो देखो नॉर्मल ये फंगल आईपी होता है और ये फंगल आईपी होता है अनब्रांच्ड या ब्रांच्ड, ये फंगल आईपी होता है, ये लोड़ा ये फंगल आईपी है। अब इस फंगल आईपी के अंदर सिंपल सेप्टा होते हैं, सिंपल सेप्टा, तो ये सिंपल सेप्टा होते हैं, ये सिंपल सेप्टा हो गए, सरल पट सिंपल सेप्टा, ये लो जी। और ये आप समझ रहे हैं कि यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन होगी, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन, क्लियर। अभी अनब्रांच की बात होगी तो देखो सिंपल सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन हो गई। अभी आप जानते हो कि ये ब्रांच भी हो सकता है, आगे से क्या हो सकता है बेटा? ब्रांच्ड। तो ये ब्रांच कंडीशन इस फॉर्म में हो जाएगी, ये ब्रांच कंडीशन हो जाएगी। और वही सिंपल सेप्टा, सिंपल सेप्टा, क्लियर। और ये आगे कंडीशन आपकी हो गई क्या? ब्रांच्ड। तो सिंपल सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएट, अब चाहे ब्रांच कंडीशन हो शाखित हो, इसको अपन लिख देंगे क्या? ब्रांच्ड, क्लियर बेटा। तो पटयुक्त एक केंद्र के होते हैं, कवक तंतु पटयुक्त एक केंद्र की, अपन कहेंगे पटयुक्त एक केंद्र की, पटयुक्त एक केंद्र की होते हैं। अब बेटा जो सेप्टा होते हैं उनके बीच में सेंट्रल पोर भी होते हैं, जो सेप्टा होते हैं बेटा जी उसके बीच में क्या होते हैं? पोर प्रेजेंट इन सेप्टा। यस, तो अपन कहें कि पोर्स प्रेजेंट इन सेप्टा, कि सेप्टा के बीच बीच में आपके ये पोर होते हैं, पोर, सेंट्रल पोर, छिद्र, जिसको क्या कहते हो आप? छिद्र। तो छिद्र होते हैं। अब देखो बेटा कि ये जो छिद्र होते हैं इसे केवल साइटोप्लाज्म आ जा सकता है, केंद्रक नहीं, केंद्रक नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अपने यहाँ पर बोलते हैं बेटा कि जनरली अपन बात बेटा कि सेप्टा, पोर आर प्रेजेंट इन सेप्टा और दीज पोर अलाउ साइटोप्लाज्म, है ना, अलाउ साइटोप्लाज्म फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, अलाउ साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य को गति करने की अनुमति देते हैं ये पोर्स। बात को समझ रहे हो आप? लेकिन अपन बात बेटा कि न्यूक्लियस को गति करने की अनुमति नहीं देते। पोर्स डू नॉट अलाउ पासिंग ऑफ न्यूक्लियस, है ना, ये जो पोर होते हैं डू नॉट अलाउ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, पोर्स डू नॉट अलाउ पासिंग ऑफ न्यूक्लियस, है ना बेटा, एक सेल से दूसरी सेल में न्यूक्लियस पास नहीं कर सकता है, इसलिए हमेशा सरल पटयुक्त एक केंद्र की होते हैं, सरल पटयुक्त एक केंद्र की, है ना बेटा। और इन फंगल हाइपी, फंगल हाइपल सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की होती है। तो अपन कहें कि फंगल हाइफी जो सेल पर सेल वॉल होती है, फंगल हाइपी सेल वॉल, तो पूरे एस्कोमाइसिटीज में किसकी होती है? काइटिन। और अपने पहले ही बता दें इसको आप फंगल सेलुलोज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? फंगल सेलुलोज। यस, तो ये हो गई मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। बात को समझ रहे हैं आप? ये बेटा आप समझ रहे हैं कि भाई मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम हो गई। अब अपन बात करते हैं इस वर्ग में एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे आपके सामने। किसकी बात करेंगे बेटा? रिप्रोडक्शन, जनन, क्लियर बेटा। तो एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में जनन, बहुत वर्ड टू वर्ड एक एक लाइन शब्द बहुत ही वे से आपको लिखा बेटा
अच्छे से आप नोट्स बनाएं वीडियो को पॉज करके और बहुत तरीके से एनसीईआरटी पढ़ें, वर्ड टू वर्ड आपका क्लियर होगा। तो बेटा देखो रिप्रोडक्शन, तो इस एस्कोमैस्टिटीज में इस वर्ग के सदस्यों में जनन की जो तीनों विधियां होती है, स्पेशली अपन बात रहे वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, यानी कायिक, अलैंगिक व लैंगिक जनन। लैंगिक जनन तीनों विधियां ही पाई जाती है, या ये तीनों विधियों से जनन प्रदर्शित करते हैं, है ना बेटा। वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और क्या, सेक्सुअल भी। देखें बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर अपन बात करते हैं वेजिटेटिव अनुकूल प्रश्न, वेजिटेटिव यानी कायिक जनन। तो देखो बेटा, इनमें से आपको मैंने बताया था कि जो मोस्ट ऑफ फंजाई इनमें से होते हैं, मोस्ट ऑफ होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। तो मोस्ट ऑफ क्या होते हैं बेटा, मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इसका मतलब मोस्ट ऑफ मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय होते हैं, इसका मतलब क्या होते हैं, फिलामेंटस यानी तंतु में होते हैं। अब जो मल्टीसेलुलर तंतु में होते हैं वो तो अनुकूल परिस्थिति हो तो जनन का एकमात्र तरीका संपन्न करते हैं, और वो जनन का तरीका आपका होता है फ्रेगमेंटेशन यानी बेटा क्या, खंडन। और मैंने आपसे कहा था ना कि फ्रेगमेंटेशन, खंडन, यानी स्पेशली सेप्टेड फंजाई में तो मोस्ट कॉमन है। और ये जैसे जनरली बेटा ये फंगल हाइपी है, फंगल हाइपी, और जनरली आप जानते हो कि सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएट है, सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएट। तो सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएट है तो फेवरेबल कंडीशन में इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, किसी भी कारण से फ्रेगमेंटेशन होगा। और फ्रेगमेंटेशन होगा तो ये ईच फ्रेगमेंट, जो बेटा अपना बात है कि ईच फ्रेगमेंट होगा, ये फ्रेगमेंट, और इस फ्रेगमेंट का जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन इन अंकुरण, अंकुरण, तो वापस से क्या बन जाएगा, फंगल हाइपी। तो ये खंडन यानी अनुकूल परिस्थितियों में इनको क्या देखने को मिलेगा आपको, खंडन। यस बेटा। और मोस्ट ऑफ मल्टीसेलुलर फिलामेंटस हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में क्या संपन्न करेंगे, खंडन नहीं करेंगे, है ना। लेकिन आपको ये पता है कि इस वर्ग के अंदर एक एकोशिकीय कवकों का भी एक समूह आता है। तो रेयर केस में, रेयरली जो यूनिसेलुलर है यानी जो एकोशिकीय कवकों का समूह आता है वो है ईस्ट। यस बेटा। तो आप समझ सकते हैं कि जो ईस्ट है एकोशिकीय रूप है इसके अंदर। यस बेटा। तो रेयरली मतलब दुर्लभ, रेयरली दे आर यूनिसेलुलर फंजाई। तो रेयर केस में ये यूनिसेलुलर फंजाई भी रखते हैं। यस बेटा। अब यूनिसेलुलर फंजाई रखते हैं यानी एक कोशिकीय कवक रखते हैं, एक कोशिकीय कवक का समूह रखते हैं। और देखो आप, एक कोशिकीय कवक का जो समूह है वो है ईस्ट है। अब आप समझ सकते हो कि जब ईस्ट है तो आपको मैंने पहले बता चुका हूं, जब अपने कॉमन वहाँ रिप्रोडक्शन के मेथड पढ़े थे कि ईस्ट जो 900 अंशों का समूह यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय, और ईस्ट के अंदर अनुकूल परिस्थितियों में सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है बडिंग, मुकुलन। और मैंने आपका ईस्ट कोशिका से मुकुलन का डायग्राम भी शुरू में डायग्रामेटिक व्यू बता दिया कि एक पेरेंट सेल होती है, उसके ऊपर एक अतिवृद्धि बनती है, बड बनती है, फिर न्यूक्लियर एमाइटोसिस डिवीजन होता है। यस। और फिर आप जानते हो कि वो उससे अलग हो जाती है पेरेंट सेल से, तो पुत्र ईस्ट, डॉटर ईस्ट के रूप में, तो बडिंग। और ईस्ट की कुछ जाति साइजोसैक्रोमाइसिस क्या दर्शा सकती है, बाइनरी फिजन भी, बाइनरी फिजन। तो देखो बेटा, वो तो ओवरऑल कवकों के लिए है, तो भी आपको तो कवकों में कायिक जनन हो सकता है, तो खंडन तो सबसे मेन है ही, फिर मुकुलन और द्विभाजन, तो तीनों। और मुख्यतः तंतु में कवकों में ओनली क्या होता है, खंडन होता है। और यहाँ एस्को के लिए भी आ जाए कि एस्कोमैस्टिटीज वर्ग के सदस्यों में कायिक जनन होता है, तो जनरली कायिक जनन पूछे तो आप जानते हो खंडन, मुकुलन, द्विभाजन, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन इसमें भी तंतु में रूप में पूछ ले तो फिर खंडन ही होगा। ये एक कोश के रूप में होते हैं, बडिंग और बाइनरी फिजन, बडिंग और क्या बेटा, बाइनरी फिजन। तो ये आपका हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव। अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें कौन से टाइप के मेन स्पोर बनते हैं, तो वो अपन सारी बातें करते हैं। यस बेटा।
और भी एसेक्सुअल के अंदर कौन से स्पोर बनते हैं, और उसके बाद सेक्सुअल में कौन सी प्रोसेस होती है, और कौन सी मैकेनिज्म अपन करवा चुके लेकिन उसका नाम क्या है, और फाइनल फिर अपन बात करेंगे किसके जो भी एग्जाम्पल है जो इंपॉर्टेंस है। यस, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो बेटा नेक्स्ट रिप्रोडक्शन में अपन नेक्स्ट जो इसमें देख रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देख रहे थे बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, एस्कोमाइसीटीज वर्ग के सदस्यों में अलैंगिक जनन। अब आप ध्यान दें बेटा कि अधिकांश इस वर्ग के अधिकांश सदस्यों में या इस वर्ग के अधिकांश सदस्य मेजोरिटी के अंदर अपन बात बेटा इस वर्ग के, ऐसे लिखूं, इस वर्ग के अधिकांश सदस्य इस वर्ग के बेटा अधिकांश सदस्य अलैंगिक जनन के दौरान है ना, इस वर्ग के अधिकांश सदस्य अलैंगिक जनन के दौरान जो एसेक्सुअल स्पोर बनाते हैं वो है कोनिडिया। तो अलैंगिक जनन के दौरान जो ये एसेक्सुअल स्पोर अलैंगिक बीजाणु निर्मित करते हैं, अलैंगिक बीजाणु, वो अधिकांश सदस्य बेटा आपका करते हैं कोनिडिया, कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर, कोनिडिया बीजाणु। और आपको अच्छे से पता है बेटा, मैंने आपको अच्छे से वहां डायग्राम के थ्रू बता दिया कि जो कोनिडिया है, कोनिडिया, ये कोनिडिया उत्पत्ति में एक्सोजेनसली इन ओरिजिन, उत्पत्ति में, लेकिन बेटा ओनली एसेक्सुअल। सेक्सुअल में एक चीज आएगी इनके अंदर कि सेक्सुअल में इनके अंदर जो स्पोर बनेंगे वो आपका एंडोजिनसली बनेंगे और बेसिडी में एक्सोजेनल, जबकि एसेक्सुअल में फाइको में चाहे चल बने चाहे अचल बीजाणु बने एंडोजिनसली। और ये जो कोनिडिया बनते हैं एसेक्सुअल, एस्कोमाइसीटीज में कोनिडिया या कोनिडिया कहीं पर भी बने, लेकिन मेनली एस्कोमाइसीटीज के अलैंगिक बीजाणु हैं कोनिडिया, कोनिडियोस्पोर। तो ये होते हैं एक्सोजेनसली इन ओरिजिन, उत्पत्ति में बहिर्जात, उत्पत्ति में क्या होते हैं बेटा? बहिर्जात, एक्सोजेनसली इन ओरिजिन। यस और नो? क्लियर बेटा? अब आपको मैंने अच्छे से बता दिया कि बेटा ये जो कोनिडिया है ये किस पर उत्पन्न होते हैं? कोनिडियोफोर, जो कोनिडियम दर शीर्ष होते हैं। यस बेटा? तो ये उसके ऊपर उत्पादित होते हैं जो ब्रांच और अनब्रांच होता है ना। तो अपन कहें कि कोनिडिया बोर्न मतलब उत्पादित होते हैं, बोर्न ऑन कोनिडियोफोर, कोनिडियम धर शीर्ष, कोनिडियम धर शीर्ष, कोनिडियोफोर। और जो साकित और असाकित हो सकता है, साकित या असाकित हो सकता है। वहां बेटा अपन ने अच्छे से बताया था कि कोनिडियोफोर अगर असाकित तो सीधा चैन के रूप में, श्रृंखला के रूप में, बेसोपिटल तलाभिसारी क्रम में पहले छोटे फिर बड़े होते जाते हैं। यस, तो बहिर्जात रूप में आपके कोनिडिया जो थिन वॉल्ड ये स्पोर अरेंज होते हैं। और कभी कभी कोनिडियोफोर क्या होता है? साकित भी होता है। अपन ने आपको अच्छे से बताया था बेटा कि जहां कोनिडियोफोर साकित होता है, कोनिडियोफोर ब्रांच्ड होता है, तो पहले आपने पेनिसिलियम का एग्जांपल भी लिया था कि पहले अपन बात रहे कि वो रेमी में, फिर मेट्यूली में, फिर अपन बात रहे कि वो मेट्यूली के बाद अपन बात रहे कि आगे अपन बढ़ते हैं तो स्टिग्मेटा आपको बताया था, बोटल शेप्ड, और उसके ऊपर फिर आपके अरेंज होते हैं क्या? कोनिडियोस्पोर। तो अपन तो यहाँ पर इतना सा देखें कि एस्कोमाइसीटीज के सदस्यों में अधिकांशतः जो सदस्य होते हैं उनके अंदर अलैंगिक जनन के दौरान किस टाइप के अलैंगिक बीजाणु बनते हैं? कोनिडिया, कोनिडियोस्पोर। और उत्पत्ति में कैसे होते हैं? बहिर्जात। और एक इसके ऊपर बोर्न होते हैं कोनिडियोफोर, कोनिडिया धर शीर्ष। और ये कोनिडियोफोर क्या हो सकता है? साकित या असाकित हो सकता है। बात को समझे? इसके अलावा इनमें अलैंगिक जनन के दौरान अन्य बीजाणु भी बन सकते हैं। तो अलैंगिक जनन में
अन्य बीजाणु भी बन सकते हैं किसमें, एस्कोमाइसिटीज में। यस, जैसे अपन बात करें बेटा कि ओइडिया बीजाणु बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, ओइडिया। इसके बाद बेटा देखो अपन बात करते हैं इस मतलब एस्कोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ध्यान से सुनो, देखो मैंने आपको इसका मेथड भी बता दिया, पूरा डायग्रामेटिक भी दे दिया, लेकिन और समझा रहा हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, एस्कोमाइसिटीज में लैंगिक जनन। तो बेटा ध्यान दे दो को, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सबसे प्रमुख विधि है वो बेटा है बाइसोमेटोगेमी, कायिक युग्मन। जो लैंगिक जनन का सबसे आदिम तरीका है, कायिक युग्मन, लैंगिक जनन का सबसे आदिम तरीका ये सोमेटोगेमी। और सोमेटोगेमी आपको क्लियर कर चुका हूं। इस एस्कोमाइसिटीज के कुछ सदस्यों के अंदर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट भी होता है, युग्मकधानी संपर्क के द्वारा भी लैंगिक जनन संपन्न हो सकता है। लेकिन सबसे प्रमुख क्या है, सोमेटोगेमी। सबसे प्रमुख क्या है बेटा, सोमेटोगेमी, कायिक युग्मन, सोमेटोगेमी। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि बेटा जो सोमेटोगेमी होती है, आप अच्छे से जानते हो कि सोमेटोगेमी इसके सदस्यों के अंदर आपकी होती है सबसे इंपॉर्टेंट सोमेटोगेमी। तो कायिक युग्मन, कायिक युग्मन मैंने आपको बताया था बेटा कि वहाँ कोई गैमेट नहीं बनते हैं। सबसे पहले अपन बात बेटा कि वहाँ पर जैसे अपन ने ऐसे बताया था शुरू में एन और एन, तो यहाँ अपन यूज करें सेल्स विभिन्न प्रभेद की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनका फ्यूजन बताया था, तो ये पहली स्टेप आपने दी थी। इस क्लियरली यहाँ पर क्या हो रहा था, प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी हो रहा था, इनका फ्यूजन हो रहा था, सॉरी सेल्स के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो रहा था केवल। तो यहाँ पे आपका आ रहा था डाइकैरियन। क्या आ रहा था बेटा, डाइकैरियन। तो ये आपका डेवलप हो गया था डाइकैरियन या सिनकैरियन। तो यहाँ डाइकैरियोटिक सेल्स बन जाती हैं, फिर क्रोजियर मेथड के द्वारा कई सारी डाइकैरियोटिक हो जाती हैं, है ना। फिर आपकी सेकंड स्टेप हुई थी कैरियोगेमी। सेकंड स्टेप आपकी क्या हुई थी बेटा, कैरियोगेमी। सही। तो कैरियोगेमी में दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ था, तो कैरियोगेमी। तो आपका डिप्लॉइड न्यूक्लियस आया था, सिनकैरियन, जाइगोट या सिनकैरियन या डिप्लॉइड न्यूक्लियस, डिप्लॉइड न्यूक्लियस हुआ था। तो ये आपकी सेकंड स्टेप आपकी हो गई थी, और उसको आपने क्या कहा था, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी ये सारा मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद क्या, मियोसिस, तो वापस हैप्लॉइड स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर। तो बेटा जी देखो इनकी सोमेटोगेमी में होता क्या है, मैं आपको अच्छे से समझा दूं कि इनकी सोमेटोगेमी के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट इनका मेथड है वो सोमेटोगेमी है। और सोमेटोगेमी में क्या होता है कि डायरेक्ट फंगल हाइपी, डायरेक्ट मैंने आपको समझाया था कि डायरेक्ट जो फंगल हाइपी हैं और फंगल हाइपी कवक तंतु जो अलग अलग प्रभेद के, हेट्रोथेलिज्म, विषम थैलसी कवक यानी एक प्लस का और एक माइनस का। तो ये कवक तंतु बिना कोई, जनरली आप जानते हो कि स्ट्रक्चर बने ही, ये डायरेक्ट कवक तंतु, इनसे आकर अपन बात उड़ा की फ्यूज होते हैं, ये ऐसे कवक तंतु। तो कवक तंतु की जो वेजिटेटिव सेल्स है, सोमेटिक सेल्स है, कायिक कोशिकाएं हैं, वेजिटेटिव सेल। तो बेटा ये जो वेजिटेटिव सेल है ना, इनका डायरेक्ट प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा, ये है बेटा सोमेटिक सेल, कायिक कोशिकाएं। तो डायरेक्ट प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा। डायरेक्ट फ्यूजन हुआ था तो आपको पता है कि डाइकैरियन बना था, डाइकैरियन। ये आप जानते हो बेटा कि डायरेक्ट फ्यूजन हुआ था, तो आप अच्छे से जानते हो कि यहां पर आपका बन गया था क्या, डाइकैरियन। यस, एक न्यूक्लियस प्लस का और एक न्यूक्लियस मतलब माइनस का, मतलब दो डिफरेंट न्यूक्लियाई जो अलग अलग स्ट्रेन, अलग अलग प्रभेद या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के आपके हो, तो ये दो प्लस माइनस, तो ये आपका बन गया था बेटा क्या, डाइकैरियन, डाइकैरियन। और एक बार डाइकैरियन, डाइकैरियोटिक बन जाता है, डाइकैरियोटिक सेल बन जाती है, डाइकैरियन बन जाता है, तो उसके बाद जो एक मेथड होता है क्रूजियर मेथड, वहां पर मैंने बताया था आपको क्रूजियर मेथड, जो भाई जैसे वो प्लस माइनस के दो न्यूक्लियस आ जाते हैं, एक एक न्यूक्लियस और रहते हैं, तो क्रूजियर मेथड से, क्रोजियर मेथड से आगे डाइकैरियोटिक सेल बनती जाती है।
अब आपने बताया था कि जो डाइकैरियोटिक सेल बन गई, अपन इसमें अपन देखते हैं डाइकैरियोटिक सेल जो बन गई तो उसमें कुछ सेल्स एस्कस मदर सेल्स होती है, उसके ऊपर बनता है एस्कस जीनस हाइपी, और एस्कस जीनस हाइपी में ये दोनों न्यूक्लियस चले जाते हैं, तो वो जो एस्कोगोनियम होता है, फीमेल रिसेप्टिव होता है, तो वो जानते हो बेटा एस्कस जीनस हाइपी में एस्कोगोनियम वहां कैरियोगेमी और मियोसिस होता है, कैरियोगेमी और मियोसिस, और फलस्वरूप आपके क्या बनते हैं एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स बनते हैं। और उस दौरान आप जानते हो कि फ्रूटिंग बॉडी कवर फ्रूटिंग बॉडी भी होती है फ्लनकाय, और इस क्लास की फ्रूटिंग बॉडी को आप क्या कहते हो एस्कोकार्प, क्या कहते हो एस्कोकार्प। तो इसका अपन विवरण देखते हैं। तो ये वहां पर आपकी सोमेटोगेमी को मैंने 100% इस वर्ग के सदस्यों को लेकर आपको बताई थी, तो मैं उसकी कुछ बातें और यहाँ पर आपके सामने क्लियर करता हूँ। तो नेक्स्ट देखिए अपन उसकी कुछ बातें क्लियर करते हैं। उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी इनकी क्या होती है एस्कोकार्प होती है, उसके प्रकार कितने हैं, और यहाँ फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर इसको सब क्लास में बांटा गया है, फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर इनको किस में बांटा गया है सब क्लास में। तो वो सारी बातें अपन यहाँ पर करते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट तो देखिए बेटा जी, मैं बात कर रहा था कि यहाँ इनके जनन में यानी इनके लैंगिक जनन में वैसे क्लियरली तीनों स्टेप आपकी होती है, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, सोमेटोगेमी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सॉरी है ना, इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों स्टेप आपकी होती है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। आप जानते हो कि लैंगिक जनन की जो इनमें सबसे मेन विधि होती है तो वो अभी बता दिया अपन ने, सोमेटोगेमी, सोमेटोगेमी कायिक युग्मन। तो दो फंगल आईपी जो प्लस माइनस के हैं, सोमेटिक सेल सीधे आकर फ्यूज होती है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होता है, तो उसको आप कहते हो सोमेटोगेमी कायिक युग्मन। और जैसे ही बेटा दो सेल का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होता है उसको आप कहते हो प्लाज्मोगेमी, इसके साथ ही स्टार्ट हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आप जानते हो बेटा कि एक सेल में दो न्यूक्लियस आ गए n+n, इसको आपने कहा डाइकैरियन फेज, डाइकैरियन फेज। और ऐसी सेल्स को आप कहते हो क्या डाइकैरियोटिक सेल, डाइकैरियोटिक सेल। बात को समझे क्लियर बेटा। और आपको अच्छे से पता है कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोबाइंस में प्लाज्मोगेमी होने के तुरंत बाद कैरियोगेमी नहीं होती है, एक इंटरवेनिंग पीरियड होता है, यानी प्लाज्मोगेमी के बाद डिले हो जाता है और बहुत देर बाद आपकी क्या होती है कैरियोगेमी। तो ऐसे डाइकैरियोटिक सेल बन जाती है। अभी अब आपको मैंने बताया कि एक बार एक डाइकैरियोटिक सेल बन जाए, वंस ए डाइकैरियोटिक सेल, एक बार एक अगर डाइकैरियोटिक सेल बन जाए तो फिर तो आप जानते हो कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक मेथड होता है क्रोजियर मेथड। क्रोजियर मेथड में मैंने आपको बताया था कि वहाँ हुक बेसल से हुक जैसी संरचना बनी थी, एस्कस में से हुक जैसी संरचना बनी थी। तो हुक जैसी संरचना बनी थी तो वहाँ मैंने आपसे बताया था कि जैसे ये दो डिफरेंट न्यूक्लियाई तो यहाँ पे हैं, डिफरेंट न्यूक्लियाई, जैसे ये डाइकैरियोटिक है क्लियर। और फिर वहाँ पर क्या था कि यहाँ एक न्यूक्लियस था क्लियर, और यहाँ भी एक न्यूक्लियस था। तो वो अपने आप माइटोटिक डिवीजन करके क्रोजियर मेथड के थ्रू अपन बात रही कि डाइकैरियोटिक सेल बनाते जाते हैं। अब इन डाइकैरियोटिक सेल्स में से मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा दूं बेटा कि अब इन डाइकैरियोटिक सेल्स में से कुछ सेल्स किसका वर्क करती है, वहां मैंने आपको बताया था कुछ सेल्स वर्क करती है एस्कस मदर सेल, एस्कस मदर सेल का। यस, तो वहां आपको मैंने बताया था कि एक जीन होती है एस्कस जीनस हाइपी, जीन एस्कस जीनस हाइपी। तो जो कुछ सेल्स एस्कस मदर सेल का काम करती है उनके ऊपर एक उभार उड़ता है और उसको आप क्या कहते हो बेटा एस्कस कहते हो। तो वहां पर आपने इस फॉर्म में उभार की बात की थी एस्कस, तो ये बेटा क्या था एस्कस था क्लियर, एस्कस क्लियर। फिर आपने कहा था कि जो डाइकैरियन है मतलब जो डाइकैरियन इसको आपने क्या कह दिया बेटा एस्कस, एक स्पोरेंजियल सैक है ये, एक स्पोरेंजियल सैक। और तभी आप क्या कहते हो इन कवकों को सैक फंजाई भी कहते हो, स्पोरेंजियल सैक है तो इन कवकों को आप क्या कहते हो बेटा सैक फंजाई भी तभी कहा गया था। अब बात ये आती है कि जो डाइकैरियन थे वो जो न्यूक्लियस हैं वो कहाँ पहुंचते हैं एस्कस में, किस में पहुंच जाते हैं बेटा एस्कस में। और अपन कहते हैं कि एस्कस किसका स्थल है, एस्कस इज द साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड मियोसिस, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। यस बेटा। तो जैसे ही वो दोनों डाइकैरियन दोनों न्यूक्लियस इस एस्कस में ऊपर पहुंचते हैं और दोनों जाकर वहां फ्यूज हो गए थे, तो क्या हो गई थी
कैरियोगेमी, कैरियोगेमी। और उस दौरान तुम जानते हो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए, एसएस की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी भी आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा? फ्रूटिंग बॉडी, यानी फ्लनकाय, फ्रूटिंग बॉडी भी आ जाती है, फ्लनकाय। और वो फ्लनकाय कई रूप होते हैं, आगे बताएंगे, लेकिन इनकी फ्लनकाय को अपन कहते हैं एस्कोकार्प, एस्कोकार्प। फिर आपने अच्छे से बताया था कि जैसे ही यहां पर मियोसिस होता है, मियोसिस, तो अंदर की ओर अंतर्जात, उत्पत्ति में अंतर्जात, जैसे ही मियोसिस होता है तो ईच एस्कस में, ईच एस्कस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 से 8, 4 से 8, पहले 4 मियोसिस से और श्रृंखला में 4 और फिर माइटोसिस से कितने? 8। तो 4 से 8 आपके क्या बनते हैं बेटा? एस्कोस्पोर, एस्को बीजाणु बनते हैं। और ये एस्को बीजाणु बेटा मियोसिस के थ्रू बनते हैं, तो इनको अपन मियोस्पोर भी बोलते हैं, मियोस्पोर भी बोलते हैं। और ये 100% उत्पत्ति में क्या होते हैं? अंतर्जात, एंडोजिनेसली, एंडोजिनेसली इन ओरिजिन, एंडोजिनेसली इन ओरिजिन, क्लियर? सैक फंजाई, एंडोजिनेसली इन ओरिजिन। अब जो एस्कोस्पोर बनेंगे मियोसिस के थ्रू, 4 से 8 जो एस्कोस्पोर बनेंगे, उनमें से हो सकता है कि आधे अपन बात उड़ा की प्लस स्ट्रैंड के हों, आधे प्लस स्ट्रैंड के हों, आधे माइनस के हों। जो प्लस का है अंकुरण होगा तो प्लस का कवक तंतु बनाएगा, जो माइनस का है तो माइनस का कवक तंतु बनाएगा। तो सिंपल सी बात है कि एस्कस इज द साइट ऑफ कैरियोगेमी मियोसिस। फिर 4 to 8 हैप्लोइड मियोस्पोर, एस्कोस्पोर बन जाते हैं एंडोजिनसली, है ना। और फिर अपन कहते हैं कि आधे उनमें से प्लस हो सकते हैं, आधे अदर मैटिंग मतलब माइनस हो सकते हैं। यस बेटा। और आप जानते हो कि उनकी एक फ्रूटिंग बॉडी उनकी एक प्रोटेक्शन करती है, इसको आप कहते हो एस्कोकार्प। यस बेटा। तो एस्कस जीनस, हाइपिया एस्कस जीन ने एस्कस बनाया और वो थैली के समान है, तो सैक फंजाई आपने कह दिया। वो जो न्यूक्लियस दोनों पहुंच गए एस्कस में, दोनों फ्यूज होते, डिप्लॉइड न्यूक्लियस कैरियोगेमी हो गई, और उसके बाद मियोसिस होते ही एस्कोस्पोर बन गए, हैप्लोइड स्पोर बन गए। यस बेटा। और फ्रूटिंग बॉडी ने कवर कर रखा था, वो फटते ही एस्कोस्पोर मुक्त हो गए। यस बेटा। तो ये, और मैंने पूरा सोमेटोगेमी आपको क्लियरली, पूरा रिप्रोडक्शन मेथड में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड में मैंने आपको सोमेटोगेमी को 100% एस्को के संदर्भ में पूरा आपको क्लियर वहां डायग्राम से बताया। तो आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार वापस से देख लें, फिर एनसीईआरटी आप पढ़े। ये बात हो गई। अब बेटा जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, एस्कोकार्प बनती है यहाँ पर, तो एस्कोकार्प अलग अलग सदस्यों में थोड़े अलग अलग रूप प्रदर्शित करती है। तो यहाँ फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर इसको सब क्लास में डिवाइड किया गया है। तो अब देखो फ्रूटिंग बॉडी के टाइप कितने हैं और कितनी सब क्लास में इसको डिवाइड किया गया है, उसका अपन आप स्टडी करते हैं। यस। देखो बेटा कि फ्लनकाय यानी फ्रूटिंग बॉडी, और इनकी फ्रूटिंग बॉडी को अपन क्या कहते हैं? एस्कोकार्प, एस्कोकार्प। यस। तो बेटा देखो कि फ्लनकाय, फ्रूटिंग बॉडी, फ्लनकाय के आधार पर, फ्लनकाय के प्रकार के आधार पर इस वर्ग के सदस्यों को निम्न उपवर्गों में बांटा गया है। वैसे उपवर्ग आपको उससे सिलेबस में नहीं, लेकिन 3 प्रकार की फ्लनकाय होती है। तो 3 प्रकार के ग्रुप बेटा यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको कह दूं कि जैसे फर्स्ट आपकी बनती है सब क्लास प्लेक्टोमाइसिटीज, सब क्लास उपवर्ग, सब क्लास प्लेक्टोमाइसिटीज, प्लेक्टोमाइसिटीज। अब बेटा इस ऊपर के सदस्यों में जो फ्लनकाय का टाइप होता है, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, तो वो टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी यहां पर होता है बेटा, फ्लनकाय का प्रकार वो होता है क्लिस्टोथीसियम, क्लिस्टोथीसियम फ्रूटिंग बॉडी, क्लिस्टोथीसियम एफबी, एफबी बोले तो फ्रूटिंग बॉडी, फेसबुक नहीं है भैया, है ना। हाँ, तो क्लिस्टोथीसियम पूर्णतः बंद फ्लनकाय क्लिस्टोथीसियम। ये बेटा जो क्लिस्टोथीसियम होती है, ये अपन बात बेटा की कंप्लीटली क्लोज्ड होती है, पूर्णतः बंद फ्लनकाय होती है, पूर्णतः बंद फ्लनकाय होती है, और गेंद के आकार की, मतलब कंप्लीटली क्लोज और बॉल शेप्ड होती है ना। और बेटा ये फ्लनकाय सबसे आदिम है, मोस्ट प्रिमिटिव फ्रूटिंग बॉडी, सबसे आदिम फ्लनकाय है। ये फ्लनकाय तो जब फटेगी ना, तो ही आप समझ सकते हैं कि जब ये फटेगी तो ही बीजाणु मुक्त होंगे, वरना नहीं होंगे। यस। तो देखो इस प्रकार से ये आपकी होती है कंप्लीटली क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी। ये बेटा आप जानते हो कि कंप्लीटली
क्लोज फ्रूटिंग बॉडी होती है, और यहाँ पर आपके हैं एस्कस, और इनसाइड एस्कस आप समझ सकते हो कि ये एस्कस हैं, ये एस्कस हैं, और एस्कस के इनसाइड क्या है, एस्कोस्पोर एंडोजेनस। तो ये आप समझ सकते हो कि ये देखो कंप्लीटली क्लोज फ्रूटिंग बॉडी है, कंप्लीटली क्लोज्ड, और बाल शेप्ड यानी गेंद के आकार की है, कंप्लीटली क्लोज्ड है, नो एनी ओपनिंग स्ट्रक्चर, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ओपनिंग स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कोई छिद्र नहीं है, जब ये फटेगी तो ही बीजाणु मुक्त होंगे। तो ये सबसे आदिम फलनकाय है, और नो एनी ओपनिंग स्ट्रक्चर। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि ये आपकी होगी क्लिस्टोथीसियम, जो एस्कोकार्प है, फलनकाय है। अब अपन बात करें कि ये इस प्लेक्टोमाइसिटीज सब क्लास या ऐसी बंद फलनकाय रखने वाले कौन कौन से एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं, कौन कौन से इसके सदस्य हैं। तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर ट्रिक मैं आपको बताऊं कि 3 सदस्य आप कहते हैं PAE, बोले तो फर्स्ट आपका कौन हो गया, पेनिसिलियम आ गया, पेनिसिलियम कवक। यस बेटा, पेनिसिलियम, ये कवक हो गया पेनिसिलियम। यस, अब आपको अच्छे से पता है कि पेनिसिलियम इसके अंदर आ गया, जिसको आप कहते हो ब्लू ग्रीन मोल्ड। ये जो पेनिसिलियम होता है ये आपका होता है ब्लू ग्रीन मोल्ड, है ना, नीला हरा ये कवक है, जिसका कोनिडिया बनते हुए 12th के फर्स्ट चैप्टर में डायग्राम दे रखा है, ब्लू ग्रीन मोल्ड है। यस बेटा, और ये मेनली क्या है बेटा, सैप्रोट्रॉप है, सैप्रोट्रॉप्स यानी मर्तोपजीवी है, क्योंकि इसमें पैरासाइट फॉर्म तो है नहीं, मर्तोपजीवी है। तो ये पेनिसिलियम हो गया। अब बेटा देखो यहीं पे आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि आपको पता है फर्स्ट जो इसकी स्पीसीज थी पेनिसिलियम नोटेटम, तो पेनिसिलियम नोटेटम उसने फर्स्ट एंटीबायोटिक को प्राप्त किया, फर्स्ट एंटीबायोटिक, प्रथम प्रतिजैविक औषधि प्राप्त की गई, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। और ये किस साइंटिस्ट ने प्राप्त की बेटा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम से फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। जब वो एक बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, किस बैक्टीरिया पे वर्क कर रहा था, वो वर्क ऑन अपना मतलब साइंटिफिक वर्क कर रहा था, वर्क ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहा था। उस दौरान उसने पेनिसिलियम नोटेटम से प्रथम प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन को खोजा था। लेकिन आजकल इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे, आजकल बेटा इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे, औद्योगिक स्तर पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे किससे प्राप्त किया जा रहा है, तो आजकल इसको प्राप्त किया जा रहा है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से, पता है। और इस एंटीबायोटिक के उपयोग को सुगम बनाया था फ्लोरियोर चैन ने। फिर जानते हो 1945 में अलेक्जेंडर को फ्लेमिंग फ्लोरियोर चैन को नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। बात को समझे। इसी प्रकार बेटा आपको जानते हो कि 12th के टॉपिक बता रखा है कि पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी, पेनिसिलियम एक स्पीसीज होती है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी, इसी कवक की, पेनिसिलियम इस वंश में, पेनिसिलियम वंश में पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी और कैम्बेटी पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी। जैसे आप जानते हो रोक्यूफोर्ट चीज, रोक्यूफोर्ट पनीर है ना, रोक्यूफोर्ट चीज जो फ्लेवर्ड चीज होता है वो प्राप्त किया जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका हो गया क्या, पेनिसिलियम। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं जो है एस्परजिलस जो इसमें आएगा। तो इसके भी मैं इंपॉर्टेंस की साथ ही बात कर लेते हैं। तो बेटा ध्यान दें, एस्परजिलस जो ब्लैक ब्राउन मोल्ड है, यस ब्लैक ब्राउन मोल्ड, एस्परजिलस तो बेटा ये आपका है ब्लैक ब्राउन मोल्ड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया नीट एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसके एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है ना,
और वो है एस्परजिलस नाइगर। यस बेटा, मैं आपको बता दूं इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। इस वंश की एक जाति, इस वंश एस्परजिलस में एक जाति है एस्परजिलस नाइगर। इसको बेटा आप जानते हो कि वीड ऑफ लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला का खरपतवार भी कहते हैं, प्रयोगशाला का खरपतवार। और बेटा देखो बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड केवल बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे ब्यूटेरिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम, एसिटिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम एसिटी, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड सिट्रिक एसिड, ये जो ऑर्गेनिक एसिड है सिट्रिक एसिड, इसका उत्पादन आपका करता है एस्परजिलस नाइगर। इसलिए इसको अपन वीड ऑफ लेबोरेटरी प्रयोगशाला का खरपतवार भी कहते हैं और बहुत सारे वर्क्स में यूज करते हैं। तो एस्परजिलस नाइगर आपका हो गया जो किसको उत्पादित करता है, सिट्रिक एसिड। यस बेटा, इसके बाद में देखो मैं आपको बात करूं कि जो एस्परजिलस है इसमें कई जातियां हैं जो आप जानते हो कि ये जो ड्राई फ्रूट होते हैं, मूंगफली है, ग्राउंड नट है या काजू कैश्यू नट है, उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं। तो एस्परजिलस फ्लेवियस है ना बेटा, एस्परजिलस फ्लेवियस। तो ये बेटा जो एस्परजिलस फ्लेवियस है, एस्परजिलस फ्लेवियस, ये ग्राउंड नट या कैश्यू नट पे ग्रो करता है। ग्राउंड नट, मूंगफली, ग्राउंड नट या कैश्यू नट जो है काजू, इन पे ग्रो करता है और एक टॉक्सिन रिलीज करता है, इसको आप कहते हो एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन। और ये आप जानते हो कार्सिनोजन यानी कैंसर उत्पन्न करने वाला पदार्थ है टॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन। ऐसे आप जानते हो एस्परजिलस की कुछ जातियां अपने मानव में ENT यानी नाक कान गले का संक्रमण भी पैदा करते हैं, जिसको आप कहते हो, या कान का दर्द, जिसको आप कहते हो एस्परजिलोसिस, एस्परजिलोसिस। तो ये सारा रिलेटेड हो गया एस्परजिलस से। और एक आपका होता है इरिसिपे। तो इरिसिपे जानते हो, पाउडरी मिल्डवे, चूर्णी लसितता रोग करता है इरिसिपे, पाउडरी मिल्डवे। तो ये आपके सारे इससे रिलेटेड हो गए किससे, जिनके अंदर पूर्णतः बंद फलनकाय होती है, सबसे आदिम फलनकाय होती है, कोई ओपनिंग स्ट्रक्चर नहीं होती है, वो जब फटती है तभी बीजाणु मुक्त होते हैं। और उसके अंदर आपके होते हैं पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया, इरिसिपे हो गया। बात को समझे। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जिसका प्रारूप क्या है, और आप समझ रहे हैं बेटा, फिर अपन बात करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट आप ध्यान दे, देखो सब क्लास पायरेनोमाइसिटीज। तो पायरेनोमाइसिटीज में जो फलनकाय का प्रकार है, फ्रूटिंग बॉडी का प्रकार है फलनकाय एस्कोकार्प, तो वो बेटा आप जानते हो कि पेरिथीसियम है, पेरिथीसियम फ्लास्क नुमा होती है, फ्लास्क शेप। यस बेटा, तो देखो इसके अंदर सब क्लास पायरेनोमाइसिटीज में जो फलनकाय का प्रकार है पेरिथीसियम, फ्लास्क नुमा है वो। फ्लास्क नुमा का ये देखो ऐसे फ्लास्क नुमा है, इसमें ओपनिंग स्ट्रक्चर है ना, ओपनिंग स्ट्रक्चर है, खुलने का छिद्र है, इसको आप कहते हो ओस्टियोल। क्या कहते हो, ओस्टियोल। तो ओपनिंग स्ट्रक्चर है ओस्टियोल, ओपनिंग स्ट्रक्चर। और ये एस्कोकार्प हो गई, ये आपके एस्कस और एस्कोस्पोर हो गई। यस, इसमें एग्जाम्पल आपके होते हैं न्यूरोस्पोरा, रेड और पिंक मोल्ड, न्यूरोस्पोरा रेड और पिंक मोल्ड है। न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत की ड्रोसोफिला कहते हैं, पादप जगत की ड्रोसोफिला। जैसे बेटा आप जानते हो कि ड्रोसोफिला को कई सारे एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में यूज किया गया था, वैसे ही प्लांट में ये न्यूरोस्पोरा क्रेसा इसकी स्पीसीज, ये भी कई सारे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ, प्रयुक्त हुआ। इसलिए अपन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में प्रयुक्त हुआ, यूज्ड हुआ। और बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट, जैव रासायनिक प्रयोगों में इसको आप कहते हो ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। ऐसे आप जानते हो कि नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का ये, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपका है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स की एक स्पीसीज है बेटा, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ये एक आप मात तो अभी तक तो इरिसिपे के बाद में ये पैरासाइट है भाई, बाकी मोस्ट ऑफ ये सैप्रोफाइटिक हैं, ये पैरासाइट है, परजीवी है। तो ये जो क्लेविसेप्स परप्यूरिया है, ये अर्गट डिजीज इन राई एंड बाजरा, बाजरा और राई में अर्गट रोग करता है। अर्गोटीन एक LSD होती है, विभ्रामक औषधि होती है, हेलुसिनोजन, हेलुसिनोजन होता है, जूलॉजी में आप नाम सुना होगा हेलुसिनोजन, तो वो बात आपकी होती है इर्गोटिन। यस, तो हो गया क्लेविसेप्स परप्यूरिया। अब बेटा मैं लास्ट इसकी फ्रूटिंग बॉडी बताता हूं जो सब क्लास डिस्कोमाइसिटीज में है। तो वो बेटा आप जानते हो कि एस्कोमाइसिटीज की लास्ट टाइप की फ्रूटिंग बॉडी, इसके साथ आपका ये कंप्लीट हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज।
तो ध्यान से सुना भाई, सब क्लास डिस्कोमाइसिटीज, तो इसमें कंप्लीटली ओपन फ्रूटिंग बॉडी होती है और वो आप जानते हो कि डिस्क शेप होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एडवांस फ्रूटिंग बॉडी होती है और ये किस रूप में होती है? डिस्क शेप। डिस्क शेप फ्रूटिंग बॉडी होती है। मोस्ट एडवांस फ्रूटिंग बॉडी, सबसे ज़्यादा विकसित फ्रूटिंग बॉडी होती है। और यहाँ आपके होते हैं एस्कस, ये एस्कस होते हैं और एस्कोस्पोर। एस्कस और एस्कोस्पोर। यस बेटा। तो देखो आप समझ रहे हो कि ये आपके होते हैं डिस्कोमाइसिटीज, जिनमें कंप्लीटली ओपन फ्रूटिंग बॉडी होती है और इस फ्रूटिंग बॉडी को आप कहते हो एपोथीसियम, यानी जो फ्रूटिंग बॉडी का टाइप है वो है एपोथीसियम। और ये सबसे विकसित प्रकार की फलनकाय है ना, कंप्लीटली ओपन या कप शेप, डिस्क शेप या कप शेप फ्रूटिंग बॉडी होती है ना। और कुछ सदस्यों में ये खाने योग्य एडिबल होती है, खाने योग्य एडिबल। यस और नो? अब बेटा जी ध्यान दो, सब क्लास डिस्कोमाइसिटीज, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम, मोस्ट एडवांस, डिस्क शेप, कप शेप, कुछ सदस्यों में खाने योग्य, ये आपकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मोरकेला, है ना। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल आपका होता है बेटा मोरकेला, ये मोरकेला, और इसका कॉमन नाम है मोरिल्स, ये मोरिल है, मोरिल बफल, बोलो हाँ है ना। तो बेटा आप जानते हो कि इसका एग्जाम्पल है मोरकेला, और मोरकेला को आप कहते हो मोरिल या बफल। यस। और ये आप जानते हो खाने योग्य कवक है, एडिबल फंजाई, एस्को का एडिबल फंजाई है ये। और इसमें एक स्पीशीज होती है मोरकेला एस्कुलेंटा, जो सबसे डिलीशियस, सबसे सुस्वादु मोरिल है, सबसे सुस्वादु मोरकेला एस्कुलेंटा, है ना, सबसे सुस्वादु, मोस्ट डिलीशियस मोरिल है वो, मोस्ट डिलीशियस मोरिल्स। ये आपको हो गया मोरकेला एस्कुलेंटा। इसके अलावा अपन आप जानते हो कि इसमें एक एग्जाम्पल और आता है पेजाइजा, जो कप फंजाई के नाम से जाना जाता है, पेजाइजा। ये पेजाइजा आपका होता है कप फंजाई, कप के आकार का होता है कप फंजाई। तो हो गया बेटा। इसी के साथ आप जानते हो एस्कोमाइसिटीज वर्क कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच। अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्लास बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरो, और फिर अपन इस फंजाई के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बेसिडी और फिर ड्यूटेरो। तो ये पूरा लेक्चर आपको एस्कोमाइसिटीज के नाम पे बोल वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी से क्लियर कर दिया गया। आप अच्छा पढ़ें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।